सभा जी, ये जहाँ बात पहुँच गई है उसमें भाजपा ने ऐसी ही गलती बंगाल में की थी। सारी ममता की लायबिलिटी अपने सर पे ले ली और हुँ, 34 में से सिर्फ 2 ही जीते, 32 हारे थे। वही ममता हुँ। रिपीट कर रही है देश के पूरे लेवल पे। जी, सभा जी, इसमें अब ममता बनर्जी की अपनी राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और साथ में पीके का एंगल जो जो मुझे लगता है कि जो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या एक राजनेता को एक कंसल्टेंट की सलाह पर चलना चाहिए? ये सवाल उठ रहा है और क्या ममता बनर्जी वास्तव में कंसल्टेंट की सलाह पे काम कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग कुछ लोग बहुत नाराज लग रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये क्यों किया। मैं जो प्रभाकर जी ने कहा कि ये कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ये सब हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है, अब आशुतोष जी नहीं है, नहीं तो हम मन से मजेदार सवाल कर लेते। आम आदमी वो भी चाहती है कि वो नेशनल ऑल्टरनेटिव बन जाए, है ना। सब जानते हैं वो भी चाहती है कि वो नेशनल पार्टी बने। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा विपक्ष कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कमजोर है, चाहे वो हर जगह हो, चाहे वो नेशनल पार्टी। जैसे मैंने कहा, आप रिकॉर्ड भी देख लीजिए, जब भाजपा कांग्रेस से लड़ती है तो वो भाजपा जीत जाती है। अभी तक जो रिकॉर्ड है, रीजनल पार्टी से नहीं इतना हारती है, परसेंटेज बदल जाता है। नहीं, तो लेकिन मैं ये समझ जहाँ डायरेक्ट वन ऑन वन मुकाबला हो वन ऑन रहा वन है, वहाँ हर जगह डायरेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए नहीं नहीं छत्तीसगढ़ आपके डेटा सामने है, दिखा। हाँ हाँ, नहीं नहीं छत्तीसगढ़ राजस्थान बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल। है, सामने है, मैं पंजाब 2019 का आपके मध्य सामने है। डेटा, प्रदेश। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये डेटा जो सब डेटा कलेक्ट करते हैं उन्होंने ही मुझे हाँ, ये वो लोग आया ये है। बात कहते हैं, हाँ, ये बात सही कहते है हैं कि कि कोई दूसरी पार्टी लड़ रही रीजनल होती है पार्टी, तो वो हाँ हाँ, तो जीत जाती कांग्रेस ज्यादातर, तो बिल्कुल लेकिन आपने तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को झटका लगे अच्छी बात है, क्योंकि ममता नेचुरली जैसे सबने कहा नहीं रिप्लेस कर पाएंगी वो ऑपोजिशन की जो जगह, जो ऐतिहासिक जो जगह है कांग्रेस एक पार्टी। अगर वो झटका लगे कांग्रेस को कि भाई हमारे ही पार्टनर्स, पोटेंशियल पार्टनर्स वो ये सब कर रहे हैं, तो अगर कुछ कांग्रेस में कुछ स्पीड आ जाए, कुछ क्लैरिटी आ जाए, ये सब बातें तो हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। और क्या परसेप्शन में, चाहे राहुल गांधी इतने ही शानदार इंडिविजुअल ना हो, चाहे वो चीन पे कह दे, लेकिन परसेप्शन में क्या हम लोग क्या आप कोई ये मानता है कि परसेप्शन उनका बहुत, इमेज उनकी बहुत खराब हो गई है कि है। मोदी के मुकाबले में वो नहीं खड़े हो पाते हैं। और ये भी, और वो बीच में जैसे चुनाव हारे उन्होंने छोड़ दी अपनी गद्दी और अभी तक क्लियर नहीं है। मतलब ये तो मजाक है शौली, एक सीरियस पार्टी के लिए जो हुआ है कांग्रेस के लीडरशिप लेवल में, वो मजाक माना जाता है। ये सब छोड़ के पीके की आप बात करें, पीके को मैं जानती हूँ। पीके का तरीका जो है वो ये है कि जैसे दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने काम किया, दिल्ली चुनाव के बीच, या बंगाल में भी जब गए थे तो सब, और उन्होंने उसका जगन का भी जो चुनाव किया, ये सब में वो उनकी जो टीम होती है वो हर जगह का डेटा लेती है। मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग भी जानते होंगे शायद, हर जगह इतनी बड़ी टीम होती है। वो मोबाइल जैसे एक पूरा फ्लोर, जैसे कोई इंडिया बुल्स का ऑफिस, वहां पे हर जगह का पहले पोलिंग होती है। जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में हर सीट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए थे, वो काउंटर ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, फिर वो बूथ लेवल का भी मैनेजमेंट करते हैं वो खुद इस तरह से। तो मैसेजिंग भी होता है। जैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि मैंने देखा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बार बार ये मैसेजिंग दी गई कि आप वो शाहीन बाग इन सब चीजों में नहीं पड़िए, जो दिल्ली के चुनाव में जो उन्होंने कंसल्टेंसी करी। और उसी तरह जैसे जगन रेड्डी का जो चुनाव था, उसके लिए एक गाना भी उन्होंने, कैंपेन थीम ये सब बनाई। तो वो काफी कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हीं उन्हीं के पास सारे जवाब हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अब और भाजपा, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि भाजपा इसी तरह काम करती है, हर चीज में मैसेजिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और बूथ वॉलंटियर्स। तो पीके का मॉडल है कि उसका ऑल्टरनेटिव दूसरी पार्टियों के लिए बनाया जाए। तो उसमें कोई और तो जब नीतीश और लालू साथ थे तो आपको ये पता है कि वो नीतीश कुमार के घर में बैठ उनका ऑफिस चलता था और वो कोऑर्डिनेट करते थे। मैंने खुद देखा चुनाव कवर करते हुए कि आज इस जगह लालू जी जाएंगे, इस जगह नीतीश जी जाएंगे, जिस पहला जो महागठबंधन बना था। तो पीके का एक्सपीरियंस है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन कि वो चाणक्य बन गए हैं एकदम से और पूरा देश को बदल देंगे, और क्योंकि कांग्रेस में उनकी सेटिंग नहीं हो पाई, इसलिए जो कुछ भी उनका सिस्टम है, जगन रेड्डी के साथ उन्होंने काम किया,
बहुत सारे इनके साथ काम किया, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में उनका इम्पैक्ट हुआ था। जो मैसेजिंग उन्होंने तैयार की और जिस तरह उन्होंने मुस्लिम मुद्दा इवेड करवाया, वो सब हुआ वहां पे। चुनाव के लिए जरूरी था। मैं मानती हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल ने बाद में किया वो सही नहीं है। चुनाव के लिए उस दौर का जो चुनाव हुआ था दिल्ली में, इतना गंदा गिरा हुआ चुनाव, वो सब गोली मारो सालों को, इस तरह की जो बात हुई थी, उसमें उनका असर था। और मेरी राय है कि बंगाल में तो वो बूथ लेवल तक भी काम हो रहा था। ममता बनर्जी के पास पार्टी तो है, वो पावर में भी है, लेकिन तो ये कि वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है। वो करते हैं काम और बहुत ही मेथोडिकली, क्योंकि वो भाजपा, नरेंद्र मोदी ने शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, एक वो को यूएन कुछ हेल्थ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। और जब मोदी 2014 के कैंपेन में उन्होंने काम किया और उसके बाद फॉलिंग आउट कुछ हो गई अंदर से। जब सवाल पूछते हैं वो सही सीधा जवाब नहीं देते हैं कि क्या हो गया, लेकिन फॉलिंग आउट हुई है। लेकिन उनका वो प्रोफेशनल इलेक्शन मैनेजर हैं कि वो चाणक्य है, ये सब नहीं है। वो उनकी फीस होती है। अब आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी आईपैक के साथ, उसके आईपैक के इतिहास में साइन किया हुआ है। इस चुनाव की जीत के बाद उन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और एक कोइंसिडेंस ये है कि हमारी जो बिटिया है उनकी, क्योंकि वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी है, उनकी एक दोस्त हमें उन्होंने आईपैक का इंटरव्यू दिया। वो बता रही है कि वो लोग पूरा नेशनल इलेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी, तो ये कलकत्ता से हो रहा है। तो बाय चांस ये फैक्ट मेरे सामने आया कि बहुत सारे यंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं कि नेशनल कुछ प्लान होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये भी आप रही, वैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, ममता के साथ 2 साल का, अब 5 साल का हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सबसे बड़ा मेरा एक ही मानना है, यदि वो बहुत प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल एजेंसी अपना बिजनेस करती है। प्रोफेशनल एजेंसी राजनीतिक ज्ञान नहीं देती कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। उनके जो लगातार इंटरव्यू आप देखे बंगाल चुनाव के बाद, और जब उन्होंने बंगाल चुनाव के बाद ही अनाउंस कर दिया था कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम छोड़ रहा हूं, मेरे पास सिर्फ एक पंजाब का काम है, वो लॉजिस्टिक का काम है, वो मैं करूंगा। और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कैसा कमजोर है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए। प्रोफेशनल एजेंसी ये नहीं करती। एक एड एजेंसी के पास एक अकाउंट चला जाता है तो वो इंटरव्यू नहीं देता कि फला फला कंपनी को कैसा काम करना चाहिए। आपको हायर किया, आप काम करिए, डिलीवरी करिए, आगे बढ़िए। ये जो ज्ञान देने वाला काम था, यही ज्ञान देने वाले काम की वजह से नीतीश कुमार के वहां से वो निकाले गए, क्योंकि फिर आपका पॉलिटिकल एस्पिरेशन जग गया। नीतीश के यहाँ थे तो फिर वो एजेंसी थे, एजेंसी रहनी चाहिए थी। फिर उनके पार्टी में पद क्यों लिया, क्यों उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, फिर क्यों वो पार्टी में इतना इंटरफेयर करने लगे कि नीतीश को साइड को करना पड़ा। क्योंकि आपको एक सिर्फ करते करते आपको वो करना है। हमारे यहाँ पे भी कांग्रेस कवर करते करते लोग कांग्रेस की राज्यसभा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। कई व्यापारी ऐसे हैं कि जो शेयर मार्केट करते करते वो हर्षद मेहता बनना चाहते हैं। कई स्पोर्ट्स वाले कवर करते करते उनको लगता है कि मैं भी जरा दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ी लूं। ये होता है। तो वो उनको लगा कि मैं जहां जाता हूं वहां जितवाता हूं। यदि मैंने कोई बड़ा ले लिया तो फिर मैं ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनूं? भाई मुझे में क्या कमी है? एजेंसी हायर करनी है, पैसे की तो कमी है नहीं। एक पार्टी चाहिए मुझे, तो ये एस्पिरेशन है उनके। मेरा ये था कि अच्छा प्रोफेशनल अपने क्लाइंट नहीं भी बना तो उस पर कॉमेंट नहीं करता। उनके पिछले 3 महीने की इंटरव्यू उठा के देखिए, वो लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस को घेरना, कैसा घेरना, ये ज्ञान वो दे सकते हैं ममता को, लेकिन खुद यदि घेरने लगे तो आप समझ जाओ दुखती रग कहां है। क्योंकि पीके भी जानता है कि पूरे देश में बंगाल ने कितना भी ममता ने पैसा दिया और कितना भी काम किया, तो 2024 में पूरे देश में उतने उम्मीदवार नहीं उतार पाएगी ममता, पूरे 5 साल काम करने के बाद भी। लेकिन उनको एक ऐसी पार्टी चाहिए जिस पार्टी के पास पूरे देश में प्रेजेंस है। इसलिए वो कांग्रेस की तरफ लगातार पिचिंग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस वालों ने कह दिया कि आपकी जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने आपका हाल देख लिया, आपने खटिया बिछाई, क्या क्या करवाया, ये नहीं जमा।
क्योंकि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, ना रीजनल पार्टी है। कांग्रेस का कोई कैडर ही नहीं है। चुनाव के टाइम पे सब कांग्रेसी हो जाते हैं, बाकी टाइम पे सब काम में लगे रहते हैं। तो यहां उनको तकलीफ थी। जो नेता अभी 24 घंटे का नेता नहीं है, वो आएगा और उसको आप कहोगे कि मैं बताता हूँ भाषण कैसा देना, वो बोलेगा तू चुप रहे, हमारी जिंदगी यूपी में तू क्या हमको बताता है। यही हुआ जब जो सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया जोशी, प्रकाश जोशी, उन्होंने स्टेज पे ही बोल दिया कि बोले बहुत सीनियर लोग हैं, इनको ज्ञान मत दो, आप इज्जत दो जरा। पीढ़ियां गई है इनकी कांग्रेस में। लखनऊ में जो उनका बोलना वक्तव्य था और उसके बाद जो अखबार में छपा और फिर पीके विड्रॉ हुए। तो ये पीके की कमजोरी है। प्रोफेशनल बने, कौन नहीं बन सकता। आपके यहाँ एक एडिटर होंगे जो एडिट करते होंगे, कल से उनको गुमान होने गया लगा कि वो बोलेंगे भी तो अपना चैनल चालू करें। वो चाहते हैं कि नहीं, आलोक जोशी अड्डा पे ही मैं बात करूंगा, और आलोक जी ने मना किया तो फिर आलोक जी को गाली देते हुए घूमेंगे। ये थोड़ी ना हुआ प्रोफेशनलिज्म। ये पीके की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम शायद पीके की हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब राजनीति में तमाम लोग, जो सेना के अधिकारी रिटायर हो रहे होते हैं, उनको लगता है हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पुलिस से निकल रहे होते हैं, उनको लगता है हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनके पास पैसा है, उन्हें लगता है हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो जिस आदमी का काम ही पॉलिटिशियन को आरएसएस के मुकाबले का नेटवर्क खड़ा करके दिखाने का ठेका मिलता है और वो उसको डिलीवर करके देता है, उसके मन में ये आकांक्षा जग रही है। इसमें तो कोई खराब बात नहीं है। खराब बात ये है कि राजनेता उसकी मान्यता, उसकी इस इच्छा को मान्यता दें और उसकी बात सुनने लगे, वहां समस्या पैदा होती है। और मुझे लगता है कम से कम इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने समझदारी का काम किया कि उन्होंने कहा कि भाई साहब, कंसल्टेंसी वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन पार्टी पदवी और कंट्रोल रूम यानी स्टीयरिंग आपके हाथ में दे दें, ये संभव नहीं हो पाएगा। अमरीश जी, आप हाथ उठा रहे हैं, आपकी बात हो जाए उसके बाद। मेरा सिर्फ ये कहना था कि पीके कोई अपना दल क्यों नहीं बना लेते हैं। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो पीके कांग्रेस बना ले, पीके तृणमूल कांग्रेस बना ले, जरा देख ले राजनीति क्या होती है। प्रोफेशनल होना और राजनीति करना, जमीन की राजनीति करना, दोनों में बहुत फर्क है। पीके कोई दल नहीं बनाते हैं, दलों का सहारा ले रहे हैं, ये मेरा कहना जी। नहीं, लेकिन अमरीश जी, आखिरी बात, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। पीके 3 घंटे मिले शरद पवार जी को जाके, और बाहर आके खबरें सारी मराठी अखबार से लेके सारे तमाम देश के इसमें चल रही कि पीके शरद पवार के साथ मिलके एक नया अभी थर्ड फ्रंट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद शरद पवार के घर में एक मीटिंग हुई जिसमें यशवंत सिन्हा ने कहा कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मैं एक शाम को फंक्शन करना चाहता हूं, मुझे आपका लॉन चाहिए। उन्होंने लॉन दे दिया। फिर सारे दूर खबरें छपने लगी कि तीसरे फ्रंट के अब यशवंत सिन्हा भी होंगे, वहां पीके भी होंगे। तो जब हमारी बात हुई तो हमने शरद जी को कहा कि लोग आपको चाणक्य समझते हैं, लोग समझते हैं कि विरोधी पक्ष जो विपक्ष है इसकी धुरा शरद पवार है, शरद पवार सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, एक बड़े रोल में देखते हैं। यदि आपको पीके की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आप भी उतने ही कमजोर हैं। तो वो जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि मैं बीमार था, पीके का नाम सुना था, बहुत दिन से मिलने आना चाहता था। उन्होंने कहा कि मैं बंबई में हूं, वो मुझे मिलने आए। लगातार वो बता रहे थे कि उन्होंने अभी तक जीवन में क्या किया, मैं सुन रहा था। मुझे कोई पीके की जरूरत नहीं। मैंने बोला ये आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग तो यही सोचेंगे कि आपने भी पीके को हायर किया। फिर शरद पवार ने रिकॉर्ड में कहा कि पीके से हमारा कोई संबंध नहीं, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पीके की जरूरत है। ये परसेप्शन ऐसे बनते हैं और ऐसा बिकता है माल फिर मार्केट में, क्योंकि आपको माल भी तो बेचना है कि मैं सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं। यदि वो करे तो मैं देता हूं उनको, मैं व्यवस्था कर देता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी की जिसके 4 मेंबर भी नहीं है, वो यूपी में जीता हुआ थी चुनाव। आप जो तेज घोड़ा है उसके ऊपर पैसा लगवा सकते हो। आप गधे को जरा डरबी में घुमा के देखो ना, 17 में थे, नहीं दे सकते। 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ थे ये ध्यान रखिएगा। ये देव हार गई पार्टी। आप लोगों को एक ध्यान और रखना चाहिए कि ये जो, और अभी ये एक मेरे मित्र ने, टेलीविजन के एंकर ने फोन करके कहा है इस कार्यक्रम के बीच में कि आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें आप पीके को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। आखिर केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा संगठन बनाकर और आखिरकार उसकी पीठ पे सवार होकर सरकार बना के दिखा दी ना। तो आप पीके कल को क्या कर सकते हैं, इस कल्पना को आप लिमिट क्यों करना चाहते हैं? दोनों में फर्क है। इंडिया अन्ना आंदोलन और पीके ने कोई आंदोलन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। वो एक आंदोलन था, बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी, भावनाएं जुड़ी हुई थी, वो अलग मामला था। उससे केजरीवाल नहीं, उससे मोदी जी भी सत्ता में आए हैं, ये ध्यान रखिए। मोदी भी उससे सत्ता में आए।
तो केजरीवाल और बाद वो में आए। और दिल्ली सरकार छोटी सरकार है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हाउस वो म्युनिसिपैलिटी है, वो म्युनिसिपैलिटी है। वहाँ राजनीति इजी है। हम्म, गोवा 40 का सदन है, दिल्ली 100 का सदन है, कोई 90 का सदन है। आप जो सदन 200-250 के ऊपर है, वहां क्या कर लोगे? उत्तर प्रदेश में तो आप सोच ही नहीं सकते। 2 महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में बैठते हैं, महाराष्ट्र 182 का सदन है, क्या कर लोगे आप वहां पे? और हर राज्य की राजनीति अलग होती है, हर राज्य की एक तासीर होती है। आप, मैंने यही तो कहा आपको, क्या पीके नहीं होते तो बंगाल में ममता हार जाती? सवाल ये दूसरा है। ये सवाल है क्या और ये बड़ा बंगाल, सवाल है। और ये क्या यही क्या शायद सवाल इस ये है सवाल कि देखिए आप लोग, मैं ममता कुछ जीती किस कहूं, भरोसे? ममता मैं कुछ जीती कहूं, इसलिए कि वो सिर्फ बंगाली अस्मिता पे खेली। जी ममता मैं कुछ जीती कहूं। इसलिए कि महिलाओं ने एक ये सवाल इकट्ठा चलिए, वोट दिया। बस इसके बाद बंगाल इसलिए देखिए जीती ममता कि बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होता। बंगाल में हिंदुओं के पंडाल के अध्यक्ष मुसलमान होते हैं, वह तासीर अलग है। वो हिंदू मुसलमान आप महाराष्ट्र में करने जाओगे, नहीं होगा। वो हिंदू मुसलमान यूपी में होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो हो सकता है। जहां हो सकता है वहां हो सकता है, जहां नहीं हो सकता तो हो सकता है। गुजरात में गोधरा हुआ, उसके बाद बात अलग हो गई। तो आपको हर राज्य का तासीर अलग है, हर राज्य का इंपॉर्टेंट अलग है। नहीं तो कोई केस स्टडी दे दे, वो बोल दे गोवा फॉरवर्ड पार्टी है जिसके सिर्फ 2 एमएलए हैं, मैं इनको सत्ता में लेके आऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गोवा फॉरवर्ड पार्टी से कहलवा दूंगा कि ये मुख्यमंत्री बनाएगा उसको। यदि तू सत्ता में लाएगा तो मुख्यमंत्री तू बनेगा, लेकिन वो हो नहीं सकता। ये बड़ी चुनौती दे रहे हैं आप। प्रभाकर जी और सुभा जी दोनों बोलना चाहते हैं। समय अब करीब करीब खत्म हो रहा है, लेकिन समय क्योंकि हमारे पास टेलीविजन वाली पाबंदी नहीं है, हम थोड़ा खींच भी सकते हैं अगर आप सबको समस्या ना हो तो। समय थोड़ा थोड़ा ले लें। प्रभाकर जी, सुभा जी बोल लें, उसके बाद प्रभाकर जी आपके पास आते हैं। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि इतना पीके पे सब बात हो रही है, जायज है कि ममता ने तो समझा कि उन्होंने कुछ किया, नहीं तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों देती? और बंगाल की सीट 290 है, 290 से ऊपर है, एग्जैक्ट मैं भूल रही हूँ। लेकिन तो ये सब आप लोग लाइटली ले रहे हैं। भाजपा प्रोफेशनल, बाद में वांगेटी जी मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। भाजपा, मैं पीके की ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो काम मैंने खुद, जो जिन चुनाव को मैंने कवर किया और जाके देखा कि क्या हो रहा है उनके ऑफिस में, वो मैंने देख चुकी है और उनका असर है। वो करते हैं क्योंकि बीजेपी सिर्फ मोदी को लेकर वो किसी गधे को भी खड़ा करा देती है और उसके पीछे एक प्रोफेशनलिज्म जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप, स्काडर, ये सब वो सब। और इसीलिए वो तरीका जो होता है कि आप प्रोफेशनल को लाएं। हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या कांग्रेस क्या कर पाई है? ये पॉलिटिक्स में जो पुराना कांग्रेस, जो अमरीश जी बात कर रहे हैं, आप बुरा ना मानिए, क्या करते हैं कि हम पुराने वाले कहाँ हैं? वो यूपी में बेचारे प्रमोद तिवारी इधर उधर घूमते रहते हैं, कहाँ है वो यूपी में? ये जो पुराना जनरेशन का वो तरीका बीजेपी के जमाने में नहीं चलता है। कांग्रेस वही चला रहे हैं। प्रमोद तिवारी उनकी बेटी, ये ध्यान रखिए, प्रमोद तिवारी ही चला रहे हैं। और दूसरी बात मैं यही कहना चाह रही थी, और कुछ यही व्हाट्सएप सभा जी, ये तमाम चीजें छत्तीसगढ़ में थी, सुपड़ा साफ हो गया बुरी तरह से। मध्य प्रदेश में थी, सुपड़ा साफ हो गया। राजस्थान में थी, सुपड़ा साफ हो गया। भूपेश बघेल ने भी ये सारे हुनर आजमाए मेरे समझ से। वो ऐसा नहीं है पीके नहीं, कोई और रहा होगा। आजमाते, उसके लिए पीके की जरूरत नहीं है। सब लोग इंटेलिजेंट होते हैं, सब लोगों के पास अपना नेटवर्क है। सब लोग गहलोत को लीजिए ना, अशोक गहलोत को लीजिए, कितने जमीनी नेता हैं, कितने पुराने नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग जवाब दीजिए कि ये पॉलिटिक्स, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो क्यों पीके को हायर कर रहे हैं? क्यों जगन रेड्डी, क्यों ये तो वो बता सकते, ये वो बता सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने हायर किया। शिवाजी, मैं पॉइंट आउट कह रही हूँ कि पंडितरी की भी कोई हद होती है। आप लोग कह रहे हैं किसी की राय। अच्छा ये बताइए, सभा जी, उत्तर प्रदेश में किसी ने हायर किया क्या? उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे बड़ा देश का चुनाव है, पूरी सत्ता बदल देगा केंद्र की, किसी ने पीके को हायर किया? जरा बता दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि सारी दुनिया बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूथपेस्ट आने के बाद भी दंत मंजन चलता है ना। आप किसी को ये थोड़ी पूछ सकते हो कि दत्त मंजन क्यों यूज करता है। ये भांति भांति के लोग हैं।
सब टूथपेस्ट आने के बाद भी किसी को पीके दंत मंजन चाहिए तो ले ले, रोकता कौन है? क्यों नाराज है भाई? नाराज नहीं है, नाराज नहीं, नाराज नहीं, ऐसा नहीं, ये मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि हम नाराज नहीं है, आप ऑब्सेस्ड है, हम नाराज नहीं है। मैंने दिल्ली का चुनाव देखा, नहीं, मैंने क्या कहा, गंदा चुनाव हुआ था उसमें अरे उन्होंने इससे भी गंदे चुनाव देखे हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ चुनाव जो हुआ, जो चुनाव में बिहार के पुराने चुनाव देखिए, जो लाशें गिरती थी, पता भी नहीं पड़ता था, रिपोर्टिंग भी नहीं होती थी, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था। इससे भी घटिया चुनाव है, लोगों को घुसने नहीं दिया, बड़े बड़े बूथ कैप्चर होते थे। वो क्या महम की लड़ाई भूल गए? महम में जो हुआ, ये तमाम चीजें होती आ रही है, समय के साथ साथ बदलाव होगा। हम पीके को अंडरमाइन नहीं करते, पीके एक प्रोडक्ट है, जिसको लेना है ले लो, बाकी ने क्यों नहीं लिया ये उनकी मर्जी, जिसने लिया वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, ये मैं भी नहीं मानता। ये मैंने इसीलिए कहा, दंत मंजन टूथपेस्ट सब चल रहा है, चलेगा। मुझे लगता है हाल में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव पश्चिम बंगाल में हाल में जो चुनाव हुए हैं, भाषा और गरिमा के स्तर पर इससे घटिया चुनाव मैंने तो नहीं देखा कम से कम पश्चिम बंगाल में। जिस स्तर पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और बाकी नेता उतरे, ममता ने जिस लहजे में जवाब दिया, इससे घटिया चुनाव हो ही नहीं सकता है। वानखेड़े जी ने कहा कि क्या पीके नहीं होते तो ममता नहीं जीतती। मुझे लगता है हो सकता है जीत तब भी जाती, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिलती, क्योंकि 294 में से मैंने 240-45 सीटें जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यहाँ मैंने बात की है गांव में जाकर, दुर्गम इलाके में। ये पीके का आइडिया था कि जो महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं शुरू की, पेंशन शुरू की, ये सब शुरू किया, दुआरे सरकार, दरवाजे पे जाके काम हुआ, ये पीके का आइडिया था। पीके ने जो आइडियाज दिए, एक दो जो बांग्ला राष्ट्रवाद का आइडिया पीके का था, ये मैं जानता हूं क्योंकि टीएमसी से भी खबरें मिलती रहती है। ये सब आइडिया पीके ने दिया और जिसपे क्लिक करके ममता ने रिकॉर्ड सीटें जीती। हो सकता है जीत तब भी जाती, लेकिन बीजेपी तब एकदम, हो सकता है 10-20 सीटों का फासला होता, बीजेपी मजबूती से उभरती, 77 पर नहीं सिमटती। पश्चिम बंगाल में मैंने देखा है कि ममता की जीत में पीके का बहुत बड़ा हाथ है। ममता का करिश्मा चाहे जो हो, उनकी पार्टी में ममता के अलावा दूसरा कोई नेता है नहीं करिश्माई, और उनकी भी टांग टूटी थी। वो एक मुद्दा था, कितना असर हुआ नहीं हुआ ये अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ ममता की जीत में पीके का बहुत बड़ा योगदान मैंने देखा है। इलाकों में जो परसेप्शन था महिलाओं में ममता के प्रति, वो बहुत जबरदस्त परसेप्शन था। जब तक जीत रहे हैं तो ये बात है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बातें तो सब हो ही गई हैं। एक आलोक जी, वो जो जिस इंटरव्यू की बात थी स्वरा के जो चैनल पर है, हिमांशु बाजपेयी के ऑफिशियल पर, उसके बारे में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वो परसेप्शन चेंज करने वाला इंटरव्यू है स्वरा के बारे में। तो जो लोग विरोधी हो स्वरा के, वो उसे जरूर देखें। उन्होंने अपनी जहानत का वहां पर दिया है, जो मुझे भी मुझे लगा था कि किताबों पर बात होगी, लेकिन किताबों के बहाने से उन्होंने जिस तरह की अपनी एक जहानत को सामने किया है, वो उस इंटरव्यू की खास बात है। मुझे लगता है ऐसे इंटरव्यूज कम है, तो जरूर मुझे लगता है कि सबको हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर जाकर देखना चाहिए। जी, तो हिमांशु के चैनल पे जाके आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। और सबा जी से मैंने पूछा था, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मुझे याद आ गया कि अपस्टैक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉग का, सबस्टैक्स पे आप जाके उनका जो ब्लॉग है अनसेड ट्रूथ्स, हाँ बिल्कुल सही है, अनसेड ट्रूथ्स आप पढ़ सकते हैं। वैसे वो और जगह भी लिखती हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वहां वो लिखती हैं जो दूसरी जगहों पे नहीं लिखा जा सकता है या दूसरी जगहों पे छपता नहीं है। वो सच वहां आपको पढ़ने को मिलता है। और मुझे लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते रहना चाहिए, ताकि हमें अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती रहें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।